नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआईआर में। इस बेहद ही खास सेशन में बात करते हैं करंट अफेयर्स की, साथ ही साथ करते हैं उनका एनालिसिस। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर। और अफेयर शुरू करने से पहले कुछ ग्लोबल फाइनेंशियली इंस्टीट्यूशन है, मतलब कि जो वित्तीय संस्थान है वैश्विक स्तर पर, तो उनका कुछ हम कंपैरिजन कर लेते हैं। अक्सर ये प्रश्न पूछे भी जाते हैं और कहीं न कहीं क्या होता है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और आज उसमें कुछ चर्चा का भी बना हुआ है, इसलिए हम चाहते हैं आपको कवर कर लें। तो आज हम जो तुलना करने वाले हैं वो वर्ल्ड बैंक अर्थात विश्व बैंक की, आईएमएफ अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में, एशियन डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में, ठीक है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनकी स्थापना के बारे में, तो वर्ल्ड बैंक 1944 में, आईएमएफ 1944 में, एडीबी 1966 में और एआईआईबी 2015 में स्थापित की गई है। मेंबर कंट्री की बात की जाए, तो वर्ल्ड बैंक में 188, आईएमएफ में 188, एडीबी में 67 और एआईआईबी में 57 मेंबर हैं। अगर देखें सबसे बड़े शेयर होल्डर कौन से हैं, तो वर्ल्ड बैंक में और आईएमएफ में लगभग चीज़ें बराबर हैं, तो दोनों में कौन है? अमेरिका है। वहीं पर एशियन डेवलपमेंट बैंक में जापान और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर कौन है? चाइना है इसके अंदर। अगर हम ये देखें, इनके मुख्य मोटो क्या है, तो विश्व बैंक की मोटो ये है कि वो क्या करना चाहते हैं, पूरे विश्व स्तर पर क्या करना चाहते हैं? गरीबी को दूर करना चाहते हैं और सतत विकास को उनका लक्ष्य आगे बढ़ाने के लिए। और आईएमएफ का लक्ष्य क्या है? पूरे मौद्रिक स्थिरीकरण को पूरे विश्व में बढ़ाया जा सके, इनका ये गोल है। एशियन डेवलपमेंट की बात बात की जाए तो ये गरीबी को कम करना चाहते हैं। वहीं पर क्या है, अगर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात की जाए, ये चाहते हैं कि जो आधारभूत संरचना है और उसके अंदर जो गैप है उनको क्या किया जाए, कम किया जाए और पूरे एशिया के अंदर चीज़ों को सुधार किया जाए, इस बात के काम इनका होता है। अगर देखें स्टाफ कितना है, तो वर्ल्ड बैंक के अंदर लगभग 12,000 का स्टाफ काम करता है 130 राष्ट्रों का। वहीं पर आईएमएफ का 2600 स्टाफ काम करता है 147 देशों का। एडीबी की बात की जाए तो 3000 स्टाफ बात करता है 60 राज्यों का। और एआईबी क्योंकि चर्चा में इसमें क्या प्लानिंग चल रही है, यहाँ पर भी स्टाफ बढ़ाने की बात की जा रही है। अगर इनका देखें कैपिटल होल्डिंग कितनी है, तो जो सारी कैपिटल होल्डिंग हम बात करेंगे डॉलर में, तो जो वर्ल्ड बैंक की जो कैपिटल होल्डिंग है वो 223 अरब डॉलर है। अगर हम बात करें आईएमएफ की, ये 370 अरब डॉलर है। अगर हम एडीबी की बात करें तो 165 अरब डॉलर है और वहीं पर अगर बात करें एआईबी की तो 100 बिलियन का इसका क्या है कि ये इनका वो है, इनका पूरा संगठन है जो इनका है, पूरा इनकी पूंजी है और आज आज भी कह रहे हैं कि पूंजी बढ़ रही है। अगर वीटो की बात की जाए तो वर्ल्ड बैंक के अंदर और आईएमएफ के अंदर वीटो वो भी किसको दे रखा है? अमेरिका को दे रखा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक को वीटो नहीं है, वहाँ पर वीटो का कॉन्सेप्ट है नहीं। और एआईबी की बात की जाए तो चाइना को लगभग ऐसा दिया गया है कि उनके शेयरिंग उसमें जाना, तो उनको चाइना को वैसा 2-4 को वीटो मिल जाता है। अगर उनके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है। एशियन डेवलपमेंट का जो देखें अगर है, तो मनीला में फिलीपींस की राजधानी। और एआईबी का बीजिंग के अंदर है, ये चाइना के अंदर है, ठीक है, इनकी राजधानी को। तो उम्मीद है आपको इस कंपैरिज़न समझ में आ गया होगा। अब करते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर की बात। अभी हाल ही में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया है, गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की स्मृति में उन्होंने ये ऐलान किया है कि 26 दिसंबर को अब प्रत्येक वर्ष वीर बाल दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। यह साहबजादों की साहस और न्याय के प्रति उनके संकल्प के लिए उपयुक्त श्रद्धांजलि होगी, उनका ऐसा कहना है। तो देखेंगे आखिर में साहबजादे हैं कौन? कोविड-19 की जो संक्रमण है, आपको देख रहे हैं लगातार उनकी वृद्धि होती चली जा रही है। जैसे ओमिक्रॉन आए तो जनसंख्या लगातार विस्फोट होता रहा है, थर्ड वेव की बात की जा रही है। तो ऐसे हालात में क्या किया जा रहा है, जो पोंगल त्योहार है, जिसमें तमिलनाडु के अंदर क्या किया जाता है, वहाँ पर जो जल्लीकट्टू पर्व मनाया जाता है, कहाँ पर? वेल्लोर, तिरुवन्नमलाई, रानीपेट, तिरुवनंतपुरम जिलों के अंदर। अब उस पे प्रतिबंध लगाने की बात कही गई इस बार के बारे में। बात करेंगे तमिलनाडु द्वारा मेकादातु जो बाँध है उसके परियोजना के बारे में, क्योंकि ऐसे समझने में आ रहा है कि तमिलनाडु कोई भी अपने लाभ का मौका नहीं छोड़ रहा है। क्योंकि एक तरफ वो क्या कर रहा है कि राष्ट्र जो पड़ोसी राज्य है कर्नाटक, उसके लिए इस निर्माण के लिए परियोजना का विरोध कर रहा है। वहीं पर क्या है, जो कावेरी जल है, एक तो आप विरोध कर रहे हो, ऊपर से क्या कर रहे हो, उसके कावेरी जल को और प्राप्त करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो। हर जगह अपने लाभ की स्थिति की कोशिश कर रहे हैं तमिलनाडु। इसके अलावा बात करेंगे आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर हैं उर्जित पटेल, उनको क्या किया गया है, बीजिंग में जो एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक अर्थात एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, उसके उपाध्यक्ष के रूप में उनको नियुक्त कर लिया गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसीलिए करंट अफेयर में बना हुआ है। आपको बता दें, श्री पटेल जो ये बहुपक्षीय विकास बैंक है, इसमें जो 5 उपाध्यक्ष होते हैं, उनमें से एक के रूप में कार्य करेंगे और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 3 वर्ष का इनका कार्यकाल होगा। इसके अलावा बात करेंगे इंडियन नेवल शिप विक्रांत के बारे में। और आपको बता दें 6 महीने से लेकर 5 साल की उम्र के बच्चों में कुपोषण से निपटने के लिए योजना चलाई गई है, मिशन परवरिश। और मिशन परवरिश परवरिश के तहत सबसे अच्छा प्रदर्शन करने के लिए दक्षिणी असम का जो कछार जिला है, उसको स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो उसके बारे में जानेंगे। बात करेंगे पारस्परिक अवगम्यता समझौते के बारे में, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली बार हो रहा है। इसके अलावा ये बात होगी आवास और शहरी कार्य मंत्रालय अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के बारे में,
जिन्होंने स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा स्मार्ट सिटीज़ एंड एकेडेमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च जो है, जिसको सार बोलते हैं, इसको कार्यक्रम शुरू करने के बाद की गई इसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं अब इनका सबका बारी-बारी से हम कि कौन-कौन से इम्पोर्टेंट इनका एनालिसिस। एनालिसिस करने से पहले यदि चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट करिए और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच पाएँ और आप सबसे पहले मेरे वीडियो को देख पाएँ। क्योंकि इसमें ना केवल हम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनकी आपकी करंट अफेयर कवर करते हैं, बल्कि उनको समझाने की, डिटेल में एनालिसिस करने की, क्यों पीछे करंट अफेयर बनी है, क्या इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, कहाँ लोकेशंस हैं, इन सबको हम समग्र रूप से कहीं न कहीं कोशिश करते हैं आपको कवर हो जाए। तो बात करेंगे वीर बाल दिवस की, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है, अब आपसे कब से मनाया जाएगा? 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। ये टॉपिक यूपीएससी के पेपर 1 से सामान्य अध्ययन 1 पेपर से लिंक है। वैसे भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक में जिसमें प्रमुख जो लोग रहे हैं, उनके जो क्या योगदान रहा है, उससे संबंधित ये मुद्दा है। तो ये ऐसा फ़ोटो आपने देखा अक्सर होता है। तो आपने देखा तो इसमें साहबजादे की बात की जाए कि उन्होंने बोला साहबजादे को सम्मान होगा, मोदी जी ने ये बात बोली है, तो साहबजादे हैं कौन? बेसिकली साहबजादे क्या हैं? गुरु गोविंद सिंह जो सिख के गुरु हैं, वो उनके 4 बेटे हैं, जिनको साहबजादे अजीत सिंह, साहबजादे जुझार सिंह, साहबजादे जोरावर सिंह और साहबजादे फ़तेह सिंह इनका नाम है। इन 4 बेटों का योगदान क्या है? इन्होंने खालसा पंथ की इन्होंने दीक्षा ली हुई है और 19 साल की आयु से पहले इन्होंने मुगल सैनिकों के हाथों क्या हुआ शहीदी को प्राप्त किया हुआ है। तो सिख धर्म में आज भी जो अरदास की जाती है, उन अरदास में गुरु गोविंद सिंह जी के चारों राजकुमार हैं, उनको याद उनके वीरता को, उनके बलिदान को याद किया जाता है और उनको उसके स्मरण किया जाता है इनकी बहादुरी के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे उनको चलाया जा रहा है। तो मुगल क्या इनके साथ हुआ था अगर हम बात करें, तो 26 दिसंबर को क्यों मनाने की कोशिश की गई है? क्योंकि 26 दिसंबर को 1705 ईस्वी में साहबजादा जोरावर सिंह और साहबजादा फ़तेह सिंह जी ने शहादत प्राप्त की थी और उन्हें एक दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था और फिर उनकी दम घुटने से क्या हो गई थी, उनकी मौत हो गई थी और इसमें उनकी दादी अर्थात गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी सिंह को भी इसमें कैद किया गया था। मुगल बादशाह औरंगजेब के क्रूर आदेश पर ये सारा कार्य हुआ था। शहादत के समय जोरावर सिंह और फ़तेह सिंह की आयु केवल 9 वर्ष और 6 वर्ष थी। तो साहबजादा के इस बलिदान को भारतीय इतिहास में किसी भी युवा बालक द्वारा धर्म के लिए सबसे बहादुरी बलिदान के रूप में देखा जाता है, इतनी कम उम्र के रूप में। एक 9 साल का, एक 6 साल का बच्चे थे वो। और इनके पिताजी गुरु गोविंद सिंह के बारे में अगर बात की जाए, तो ये सिखों के अंतिम गुरु, 10वें गुरु थे। इनका जन्म 22 दिसंबर 1966 में कहाँ पे हुआ था? पटना में हुआ था, इस टाइम बिहार में है। और आपको बता दें इनका जन्म है वो क्या होता है, वो नानक शाही कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। तो इनका जन्मदिन कभी-कभी दिसंबर में पड़ जाता है और कभी-कभी जनवरी में, किस हिसाब से? ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, ठीक है? इनके पिता 9वें सिख गुरु तेग बहादुर थे, उनके निधन के बाद इनको गुरु बनाया गया था। आपको बता दें सिख धर्म में जो पगड़ी जो की बात है, जो बालों से ढका जाता है, बालों को ढकने के लिए पगड़ी यूज़ की जाती है, वो गुरु गोविंद सिंह जी लाए थे। इसके अलावा जो 5 केस हैं अर्थात पंच ककार अर्थात वो श्रद्धालु केस रखेंगे, कच्छ रखेंगे, कृपाण, कड़ा और कंघा की जो बात की गई है, इस सिद्धांतों का प्रतिपादन भी गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा ही किया गया है। तो आपको बता दें इन सिख समुदाय में सर्वोच्च सत्ता स्थापित करने के लिए इनको जाना जाता है। इन्होंने 1705 ईस्वी में मुक्तसर की लड़ाई किसके खिलाफ लड़ी हुई थी? मुगलों के खिलाफ लड़ी हुई थी और औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाने के पश्चात 1708 ईस्वी में एक मुगल हत्यारे ने इनकी क्या की हत्या कर दी थी। इन्होंने क्या किया था कि गुरु ग्रंथ साहब के लिए इनको अगले इनका गुरु भी घोषित किया गया था, ये अंतिम गुरु थे, ठीक है? बात करते हैं जल्लीकट्टू के बारे में जिसको रोक लगाने की बात की गई है। ये भी भारतीय संस्कृति जो विभिन्न पहलू हैं, कला वास्तुकला के उससे संबंधित मुद्दा है। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोक लगा दी, जल्लीकट्टू है क्या? तो जिस हिसाब से अगर आप देख रहे हैं इस इमेज को, तो जल्लीकट्टू बेसिकली क्या होता है, सांड होता है। इसको काबू करने के लिए एक प्रथा है, इसको एक मनाया जाता है बेसिकली तमिलनाडु के मदुरई, तिरुचिरापल्ली, थेनी, पुद्दुकोट्टई, डिंडीगुल जिले में ये लोकप्रिय है। इसमें क्या है जल्लीकट्टू इसमें बेल्ट इस इलाके को जल्लीकट्टू बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। जल्लीकट्टू को जनवरी के दूसरे सप्ताह में तमिलनाडु के फसली त्योहार जो पोंगल त्योहार होता है, जिसे मकर संक्रांति नॉर्थ इंडिया मनाते हैं, उस तरह मनाया जाता है। ये 2000 साल से पुराना पारंपरिक और एक कॉम्पिटिटिव खेल रहा है। इसमें क्या होता है, सांडों के जो मालिक होते हैं, उनको सम्मानित किया जाता है और ये जो सांड होते हैं, इनको बेसिकली गर्भाधान कराने के लिए पाला जाता है। ठीक है? तो इस बात ध्यान रखिएगा। ये जो खेल है जल्लीकट्टू एक हिंसात्मक खेल है क्योंकि इसमें क्या होता है, कुछ लोग मिलकर सांड को काबू करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने काबू कर लिया है, तो आप जीत जाते हो, नहीं काबू कर पाया, तो सांड का जो मालिक होता है, उसको इनाम दिया जाता है। अगर तमिल संस्कृति में जल्लीकट्टू के महत्व की बात करें, तो उनका ऐसा मानना है कि कृषक समुदाय अपनी शुद्ध नस्लों को संरक्षित करने के लिए ये पारंपरिक तरीका है कि उनकी शुद्धता को बना रहे, देसी नस्ल उनकी बनी रहे, किसी कृत्रिम गर्भाधान की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए क्या किया गया है, इन नर पशुओं को संरक्षण करते हैं। उनका ऐसा मानना है अगर ये जल्लीकट्टू ना बनाएँ और नर पशुओं को संरक्षण ना किया जाए, तो उनको कहीं न कहीं उनकी बिक्री मांस के लिए हो जाएगी। इसके ऊपर कई बार मोदी गवर्नमेंट या हमारी जो केंद्र सरकार है, उसमें कई बार उनके वो आ चुके हैं, आप देख लीजिएगा क्या-क्या निर्णय आए हैं।
तो हमेशा लड़ाई का कानूनी पक्ष कब बनाया गया है, जब भारतीय पशु कल्याण बोर्ड और पशु अधिकार समूह जो पेटा है, इनके द्वारा 2007 में क्या किया गया, बैलगाड़ी दौड़ जो कर्नाटक में होती है और जल्लीकट्टू क्या बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी जिसमें बोला गया था कि ये जानवरों के साथ कहीं न कहीं क्या हो रहा है, उनके शोषण हो रहा है। इसके बाद कानून पारित किया गया, इसको बाहर निकाला गया, लेकिन कि जल्लीकट्टू नहीं बनेगा, लेकिन फिर तमिलनाडु सरकार ने क्या किया, राज्यपाल से आदेश लेकर फिर इसको वापस ले आई। 2021 में जब यूपीए गवर्नमेंट थी तब क्या हुआ था, सांडों को प्रशिक्षण या प्रदर्शन निषिद्ध सूची के अंतर्गत लाकर इनमें शामिल किया गया और कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट में ये भी बात कही गई थी, आप इनको क्या करिए, इनको आप काबू पाने के लिए क्या करिए, जो बुल टेमिंग जो खेल है, जिसमें इनको कहीं न कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उसको क्या करें, रोक लगे। तो ये फिर इनको रोक लगा दी गई थी। काफ़ी लोगों के उसमें रिव्यू भी आए थे। अगर वर्तमान स्थिति देखा जाए, तो 2017 में जल्लीकट्टू पर जब प्रतिबंध लगा, तो चेन्नई के अंदर विद्रोह हुए, 15 दिन तक वहाँ पर क्या हुआ, दंगे मतलब कि उन्होंने उसका विरोध किया है। उसके बाद में क्या किया है, फिर तमिलनाडु सरकार ने केंद्रीय कानून के में संशोधन करते हुए एक अध्यादेश जारी कर दिया और जल्लीकट्टू को अनुमति दे दी। फिर बाद में क्या हुआ, राष्ट्रपति ने इसको सहमति दे दी क्योंकि लोगों की भावनाओं से जुड़ा मुद्दा था। पेटा द्वारा फिर इसको बाद में क्या किया, असंवैधानिक बताते हुए इसको चुनौती दी गई आर्टिकल 29(1) के थ्रू। लेकिन अभी भी क्या है, मामला ये लंबित है, तो इसके बारे में है नहीं, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा जल्लीकट्टू के बारे में जो चीज़ें हो सकती हैं, इनको ध्यान रखिएगा। तो जब तक ये कोर्ट में मामला लंबित है, देखते हैं आगे क्या होता है, तब तक हम वेट करते हैं। बाकी अब बात करेंगे मेकेदातु परियोजना के बारे में, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, एक तरफ तमिलनाडु क्या कर रहा है, जो कर्नाटक द्वारा जो निर्माण किया जा रहा है उसकी सीमा पे उसका विरोध कर रहा है और कहीं न कहीं दूसरी तरफ क्या कर रहा है, कावेरी जल के ऊपर अपने हक जताने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया, उसका दरवाज़ा खटखटा दिया है। ये टॉपिक यूपीएससी के सामान्य अध्ययन 2 से लिंक है। वैसे ही सरकारी नीतियों के द्वारा जो हस्तक्षेप किया जाता है, उससे क्या मुद्दे उत्पन्न होते हैं और मुद्दों के कारण कौन से विवाद होते हैं, उससे संबंधित ये आपका टॉपिक है। आपको बता दें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तमिलनाडु लग रहा है, बल्कि कर्नाटक ने भी यही चोटी का जोड़ लगाया है। उनका ये भी दावा किया है कि अगर वो जो निर्माणाधीन काम कर रहा है, वो समस्या वो क्या होगी, उससे बेंगलुरु के पानी का हल होगा, तो कहीं न कहीं उस पानी को दिया जाए। तो कर्नाटक में जो विपक्षी कांग्रेस पार्टी है, उसने भी 90 किलोमीटर लंबी पदयात्रा शुरू करके रामनगर जिले में मेकादातु जलाशय के निर्माण के लिए समर्थन जुटाने के लिए जनमत तैयार कर रही है। तो काफ़ी पॉलिटिकल व्यू भी ले चुका है वहाँ पर, तो इसको ज़रूरी बन जाता है कर्नाटक के लिए। अभी देखते हैं कि जो संबंधित जो प्रोसेस चल रहा है, जो भी मुद्दा है, उसके अंदर परियोजना में देरी क्यों हो रही है? क्योंकि हुआ क्या था, तमिलनाडु द्वारा क्या किया गया है, कावेरी नदी पर मेकेदातु जो बाँध कर्नाटक द्वारा जलाशय बनाया जा रहा है, उसको क्या किया जा रहा है, तमिलनाडु द्वारा विरोध किया जा रहा है। इससे दिक्कत क्या आ रही है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि जो अगर पानी में बाँध बन गया, तो कहीं न कहीं जो पानी की सप्लाई है नीचे, तमिलनाडु में कम हो जाएगी, जिससे कहीं उसको अधिकार है जो वहाँ पे मंजूरी मिल रखी है, उसको जो उनको कम मिलेगा, तो इसलिए वो चाहते हैं कि यहाँ पे निर्माण ना हो और उनको सही से पानी मिलता रहे। जबकि कर्नाटक सरकार का ये कहना है कि मेकेदातु जो प्रोजेक्ट है, उससे कोई खतरा नहीं है। इस परियोजना के द्वारा वो सिर्फ़ अपनी जलापूर्ति पूरी करेगा, उनको प्रॉपर पे है वो दिया जाएगा। आप देखिए, जो नक्शा आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, बेसिकली कर्नाटक का जो ये कावेरी रिवर जो आप फ्लो देख रहे हैं ये वाला, यहाँ पर मेकेदातु परियोजना की बात की जा रही है और इस पे कहीं न कहीं पे आपस में इनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं, ठीक है? तो कर्नाटक जो तमिलनाडु बीच में जल का बँटवारा है, वो बेसिकली क्या है, 3 नदियों के द्वारा पानी 3 स्रोतों से उनको पानी देने की बात कही गई है। पहली नदी है जो कामनी नदी है, उसके निचले प्रवाह क्षेत्र को कृष्णा राज सागर जलाशय है, उसमें जलग्रहण कुछ इकट्ठा करना, फिर शिमला, अकारवती और सुब्रबर्णावती नदियों की उपघाटी और छोटी नदियों का पानी इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। दूसरा क्या है, कामनी बांध से न जल देना और तीसरा क्या है, कृष्णा सागर राज जो बांध है, उससे बातें करना है। दूसरे और तीसरे स्रोत के मामले में जो कि कर्नाटक नियंत्रण में है, राज्य के उपयोग हेतु जो पर्याप्त पानी जमा करने के लिए ही तमिलनाडु को पानी छोड़ा जाता है। पहले इन दोनों में क्या किया जाता है, इतना पानी स्टोर कर लिया जाता है जो क्या है, कर्नाटक राज्य को पानी की पूर्ति मिल सके। जब कर्नाटक राज्य की पूर्ति हो जाती है, तब वो तमिलनाडु को देते हैं। तो कभी-कभी ऐसा लगता है। पहले स्रोत के मामले में कोई बांध शामिल है नहीं, जो कामनी नदी के ऊपर बात की जा रही है, ऊपरी प्रवाह पे। इसलिए क्या है, इस क्षेत्र के पानी का बिना किसी रोक-टोक के तमिलनाडु में पानी पहुँच जाता है। अब क्या तमिलनाडु सरकार का ये कहना है, कर्नाटक इस स्रोत को भी मेकादातु बांध के निर्माण के अवरुद्ध करने की साजिश कर रहा है। तो वो चाहते हैं जो कामेरी नदी का ऊपरी प्रवाह है, उसमें मेकादातु बांध ना बने, इसलिए वो लगातार अपोज़ कर रहे हैं। तो मेकादातु परियोजना बेसिकली है क्या? ये जल और विद्युत उत्पादन करने के लिए बहु मल्टीपर्पज़ ये एक प्रोजेक्ट है। इसके तहत क्या है, जो कर्नाटक का रामनगर जिला है, उसके पास कनकपुरा में एक बैलेंसिंग रिजर्वायर का निर्माण किया जाएगा। इसका उद्देश्य बेंगलुरु शहर और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में पीने के लिए लगभग 75 टीएमसी टन मैट्रिक जो स्क्वायर मीटर होता है, उसको भंडारण क्षमता की कोशिश की जा रही है। और इसमें क्या है, लगभग ऐसा दावा किया जा रहा है कि 4000 मेगावाट वो से लाइट उत्पन्न कर लेंगे और उसकी लागत 9000 करोड़ रुपए है। तो अगर आप मैप में देखिएगा, तो तमिलनाडु और इधर आप सीमा पे देखिएगा, यहाँ पर मेकादातु प्रोजेक्ट की बात की जा रही है, कावेरी नदी के ऊपरी प्रवाह में। इसका विरोध क्या किया जा रहा है? तमिलनाडु के द्वारा किया जा रहा है और इसमें बात वही की जा रही है कि आप पानी का पीने
यूज़ रखिए, भंडारण को उतना ना बढ़ाइए, कहीं न कहीं दिक्कतें आएँगी। और हम देखें सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बना है, जिसका गठन 1990 में किया गया था। बाद में इसको सेकंड टाइम पे 2007 में बनाया गया था। उसने क्या किया है, तमिलनाडु को 419 टीएमसी फीट, कर्नाटक को 270 टीएमसी फीट और केरल को 30 टीएमसी और पुडुचेरी को 7 टीएमसी, ध्यान रखना। जो कावेरी नदी है वो 4 राज्यों में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और उसके बाद जो केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी, उसके अंदर ये फ्लो करती है, उनका पानी बँटवारा कर दिया गया है। तमिलनाडु को लगा पानी कम है, तो नए बँटवारे के हिसाब से क्या किया गया था, 25 टीएमसी फीट पानी और प्लस कर दिया गया था तमिलनाडु को, और 284.75 पानी का किसको, जो 70 था उसको 14 और बढ़ाकर किसको दे दिया गया था, कर्नाटक को। वहीं केरल और पुडुचेरी का हिस्सा चेंज नहीं किया गया, उनको उतना हिस्सा दिया गया था। अब बात इसमें ये आ रही है कि तमिलनाडु को विरोध किया जा रहा है इसके बारे में। तो देखते हैं आगे क्या सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता है, क्या भी होता है। बस फिलहाल इनका आपस में थोड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो ध्यान रखिए, अगर आपसे आता है कि मेकेदातु परियोजना किन 2 राज्यों के बीच में विवाद का कारण बनी हुई है, तो वो किसके है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। ठीक है? वो किस पे बना हुआ है? कावेरी नदी पे। बात करते हैं एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक अर्थात एशियन अवसंरचना निवेश बैंक के बारे में, क्योंकि हमारे पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को इनका क्या किया गया है, अगले 3 साल के लिए उपाध्यक्ष बना दिया गया है। ये महत्वपूर्ण जितनी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, उससे संबंधित मुद्दा है। तो अगर हम एशियाई डेवलपमेंट बैंक की बात करें, तो मैंने आपको ऊपर समझा दिया है, वही सीन है कि इसको जापान के अंदर इसका सेंटर है, इसको एशिया के अंदर अवसंरचना के विकास करने के लिए और सामाजिक आर्थिक सुधार करने के लिए इसको बनाया गया है। अब इसके संस्थापक सदस्यों में कितने देश हैं? 57 सदस्य देश थे। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बीजिंग के अंदर है। चाइना के इसमें प्रतिनिधित्व है। इसकी बैंकिंग अगर देखा जाए तो पूंजी स्टॉक में प्रारंभिक तौर पर 50% जो हिस्सा रखने वाले 10 देशों द्वारा इनको जो बाद में जब पहले अनुसमर्थन दिया गया था, तब 25 दिसंबर 2015 को एआईबी का संचालन चालू हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? स्थायी बुनियादी ढांचे का निर्माण हो सके। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से लोगों को न केवल सर्विसेज का बल्कि क्या है, उनको उनको सुविधाएँ मिलें और साथ ही साथ क्या हो, जो बाज़ार है उसकी जो कॉम्पिटिशन है, उस कॉम्पिटिशन का फ़ायदा उठाकर कहीं न कहीं क्या हो सकते हैं, आप फ़ायदा लें और भविष्य में क्या करें, इस एशियाई में इनका निर्माण में फ़ायदा हेल्प करें। इसमें इस टाइम 103 सदस्य शामिल हैं, 103, पहले कितने थे? 57, 103 हो चुके हैं अब। इसमें अच्छी बात क्या है, जी20 समूह के लगभग 14 देश शामिल हैं। फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूनाइटेड किंगडम उसमें प्रमुख हैं। इसके अंदर देखा जाए कि वोटिंग राइट कितना है, तो चाइना का सर्वाधिक वोटिंग राइट 61% है। इसके बाद भारत का 7.6, रसिया का 6, जर्मनी का 4.2, इतने शेयर होल्डर हैं। और इसमें 36 सदस्यों की कुल मतदान शक्ति 75% है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है कि क्या इसमें केवल वोटिंग एशिया के लोग करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। इसमें जो आप देख रहे हैं बाहर के जो मेंबर जी20 के, वो यूरोप कंट्री के या अमेरिकन कंट्री के, वो भी इसमें मतदान करते हैं। बात करेंगे आईएएस विक्रांत के बारे में। तो आईएनएस विक्रांत को भारत में निर्मित पहला विमान वाहक पोत है। इसके साथ ही भारतीय नौसेना के लिए कोच्चि, जो कि केरल के अंदर है, तो यहाँ पे केरल के कोचीन शिपयार्ड द्वारा निर्मित विक्रांत श्रेणी का ये पहला विमान वाहक पोत, ध्यान रखिएगा। तो विक्रांत एक सीरीज से क्या किया जा रहा है, विमान वाहक पोत बनाए जा रहे हैं। उसमें आईएनएस विक्रांत के अंतर्गत पहला बन गया है, एआईसी बन बन चुका है, किसके द्वारा बनाया गया है? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। कुछ इस तरीके से दिखता है। इसे भारतीय नौसेना के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसको किसने डिज़ाइन किया है? नौसेना डिज़ाइन निदेशालय द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है। इसके ये जहाजरानी मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का शिपयार्ड कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड से निर्मित किया गया, मैंने आपको पहले बता दिया। इसकी कुल लंबाई 263 मीटर है और इसकी चौड़ाई 63 मीटर है। इसके ऊपर लड़ाकू जेट और हेलीकॉप्टर सहित लगभग 30 विमानों को एक साथ ले जाने में सक्षमता इसमें हासिल है। बात करेंगे स्कोच पुरस्कार के बारे में, जिसको किसने जीत लिया है? असम के कछार जिले ने इसको जीत लिया है। इसने परवरिश नामक जो कुपोषण को दूर करने के लिए 5 साल से लेकर, सॉरी 5 6 महीने से लेकर 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए चलाया जा रहा है, उसमें अच्छा काम किया है। ये कार्यक्रम 2020 में पोषण माह के दौरान शुरू किया गया था। कौन-सा कार्यक्रम? मिशन परवरिश। इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या ध्यान रखा गया है कि गरीबी रेखा से नीचे जितने परिवार हैं, उनके कुपोषित जो बच्चे हैं, उनके लिए एक समन्वित सोशल इकोनॉमिक अप्रोच अपनाई जा सके, उनका क्या किया जा सके? डेवलपमेंट किया जा सके। इसमें न केवल सरकारें बल्कि स्थानीय निकाय और एनजीओ भी शामिल हैं। उनका प्रयास रहता है कि कुपोषण को दूर किया जा सके। स्कॉच अवार्ड की अगर बात करें, तो जो मिला है कछारी जिले को, इसको 2003 में स्थापित किया गया था। आपको बता दें, किसी भी स्वतंत्र संगठन द्वारा देश के अंदर दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो इम्पोर्टेंट रखना। वैसे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन-सा है? भारत रत्न है, लेकिन किसी स्वतंत्र संगठन द्वारा, जिसमें सरकार शामिल नहीं है, ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जा रहा है? स्कॉच अवार्ड दिया जा रहा है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसको किसको दिया जाता है? ऐसे लोगों को दिया जाता है, ऐसे समुदाय को, संस्थाओं को दिया जाता है, जो भारत को बेहतर बनाने के लिए क्या करते हैं? अपना अतिरिक्त प्रयास करते हैं। इस पुरस्कार में डिजिटल, वित्तीय, सामाजिक समावेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, समावेशी विकास, टेक्नोलॉजी, उसके यूजेस, उसके एक्सीलेंस, इस टाइप के बहुत सारे क्षेत्रों को मिलकर क्या दिया जाता है? ये पुरस्कार मिलता है।
इस पुरस्कार को ध्यान रखना एकल व्यक्ति भी हो सकता है, संगठन हो सकते हैं, संस्थान हो सकते हैं, किसी को भी इसमें दिया जा सकता है। ओके। बात करेंगे पारस्परिक अवगम्यता समझौते के बारे में, जिसको इंग्लिश में रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट बोलते हैं। तो RAA अर्थात रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जिस हिसाब से चीन घुसपैठ हमारे अंदर बढ़ रही है और आर्थिक ताकत जिस हिसाब से हमारे ऊपर हमला हो रहा है चाइना का, उसको मजबूत करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच में क्या हुआ है, रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट के साइन कर लिए गए हैं। तो आपको बता दें जो इसमें कहीं न कहीं भारत के भी हित प्रभावित होंगे और भारत भी इससे प्रभावित होगा। कहीं क्यों? क्योंकि न केवल इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान तो देखेंगे ही, साथ-साथ क्या होगा, क्योंकि चाइना हमारा भी प्रतिद्वंदी है, तो कहीं न कहीं हमें भी उससे हेल्प मिलने वाली है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे क्वेश्चन ये आता है कि रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट किनके बीच में है, तो अपनी आर्थिक पृष्ठभूमि और सैन्य बैलेंस करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच में रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट को अपनाया गया है। आपको बता दें, ये इस टाइप का समझौता करने वाला जापान पहली बार किसी के साथ रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट कर रहा है। ये समझौता ऑस्ट्रेलिया और जापानी सेनाओं की रक्षा, मानवीय कार्यों को एक-दूसरे के साथ लगातार अनुमति देते हुए मिलकर काम करने वाली बात हो गई। बात करेंगे सार्क कार्यक्रम के बारे में। सार्क का फुल फॉर्म अगर आता है, इसका मतलब है स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च। इसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर अर्थात आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा चालू किया गया है। स्मार्ट मिशन के द्वारा स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हिस्सा है सार्क। इसमें कार्यक्रम के अंतर्गत आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स और देश के अग्रणी जितने शैक्षिक संस्थान हैं, उनको संयुक्त मिलकर ये कार्यक्रम चलाया गया है सार्क। ये देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के भाग के रूप में शुरू किया गया है। इसके कार्यक्रम के तहत अगर सार्क कार्यक्रम की बात की जाए, तो देश के 15 प्रमुख जो वास्तुकला और योजना संस्थान हैं, उनको स्मार्ट सिटी के साथ मिलाकर स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा शुरू की गई ऐतिहासिक परियोजनाओं का जो यहाँ पर दस्तावेज इकट्ठे करने हैं, उनको क्या किया जाएगा, उनको हेल्प की जाएगी। इन दस्तावेज जो बना लिए जाएँगे, इनमें सर्वोत्तम परंपराओं से सीखने, छात्रों को शहरी विकास परियोजनाओं पर जुड़ाव के लिए अवसर प्रदान करने, इसके अलावा शहरी जितने भी चिकित्सक हैं या शिक्षाविद हैं, उनके बीच में लगातार सूचनाएँ मिल सकें, उसके लिए आपको ये योजना चलाई गई है सार्क। तो सार्क का फुल फॉर्म क्या हुआ है? स्मार्ट सिटीज़ एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च। इसके अंतर्गत लगभग 15 प्रीमियम प्लानिंग इंस्टीट्यूट शामिल किए गए हैं। 47 स्मार्ट सिटीज़ हैं और इसके अंतर्गत 75 क्या की गई केस स्टडी को शामिल करके इस योजना को बनाया जा रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। कई बार इसका फुल फॉर्म आ सकती है, सार्क क्या है, तो किस लिए चलाया गया है। इसी के साथ जितने करंट अफेयर्स हैं, उनका एनालिसिस कंप्लीट होता है। उम्मीद है ये सेशन आपको समझ में आएगा। मिलेंगे नए सेशन में नए टॉपिक के साथ, तब तक आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डिया के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।